हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। हमारे देश में न जाने कितने ही ऐसे स्थानों का इतिहास जगह जगह बिखरा पड़ा है, जिसकी महत्ता का देशवासियों को तनिक भी भान नहीं। आज ओझल जिस जगह पर आपको लेकर चलेगा वह स्थान सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि गवाह है उस वीरांगना के जन्म का, जिसका लोहा आज भी दुनिया मानती है। वह जगह है बनारस के 80 घाट स्थित रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, जिससे कई लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले वीरों में से एक थी। वे ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से मोर्चा लिया और रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गई, परंतु जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें स्नेह से मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी सप्रे। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। मां के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहां मनु के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया और लोग उन्हें प्यार से छबीली भी कहने लगे। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ मनु को शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ और इस प्रकार वे झांसी की रानी बन गई और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु भी हो गई। उधर गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। उन्होंने वैसा ही किया और पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव परलोक सिधार गए। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी का राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था, इसलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया। अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कहा, जिसके बाद उन्हें रानी महल में जाना पड़ा। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में रानी का साथ दिया। सन 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च में शहर को घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने शहर पर कब्जा कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव के साथ अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकली। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई की सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर
कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने जीजान से अपनी सेना का मुकाबला किया और 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त हो गई। तो मुझे आशा है कि ओझर के सफरनामे को आपने पसंद किया होगा। हम आगे भी इसी तरह कई व्यक्तित्वों और स्थानों से आपका परिचय कराते रहेंगे जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने से ओझल हो चुके हैं। तब तक के लिए